नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द लीगल लेंस SKM में। आज हम बताने वाले हैं बेल के प्रकार। जमानत कितने प्रकार की होती है, जमानत का क्या महत्व होता है। तो जितनी भी जमानतें दी जाती हैं वो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दी जाती हैं, जो अब BNSS हो गई है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023। अब सारे प्रावधान इसी के लागू होंगे। तो जमानत क्या होती है, तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि जमानत कोर्ट के द्वारा दी जाती है, जिसमें आरोपी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में ना रहकर उससे ये कहा जाता है आप न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेते रहें और बिना अनावश्यक रूप से हिरासत में रहे बिना। तो जो है जमानत कई प्रकार की होती है, ये अलग अलग मामलों में दी जाती हैं। जैसा मामला होता है उस प्रकार की जमानतें दी जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नियमित जमानत की, जिसको हम रेगुलर बेल भी कहते हैं। CRPC की धारा 437 रेगुलर बेल को परिभाषित करती है, बताती है, जो अब 480 BNSS में है, और सेक्शन 439 CRPC की, जो अब 483 BNSS में है। 437 में मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाती है जमानत, और 439 में सत्र न्यायालय के द्वारा जमानत दी जाती है। कब दी जाती है? जब कोई व्यक्ति पहले से जेल में हो और अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन करता है। यानी आरोपी क्या है, न्यायिक हिरासत में है और अदालत के लिए जमानत के लिए वो अप्लाई करता है, आवेदन करता है। तो यदि मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय को सही लगता है तो उसे जमानत दे सकता है। यानी उसका स्वभाव, उसका नेचर, यदि उसे पसंद आता है कि यहाँ ये डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, बंद पत्र देगा, बराबर कोर्ट आता रहेगा और साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा, मामले में सहयोग करेगा, तब जमानत दे दी जाती है। तो धारा 437 जो 480 में है मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाती है, 439 जो अब BNSS में 483 में है, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा दी जाती है। सेकंड है अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल। ये क्या होती है? मामला हुए बिना, यानी कोई घटना घटे बिना ही जमानत दे दी जाती है। एंटीसिपेटरी बेल को CRPC की धारा 438 और BNSS की धारा 482 में परिभाषित किया गया है। कब दी जाती है? जब किसी व्यक्ति को आशंका हो कि उसके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। कौन देता है? सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय। विशेषता क्या है? गिरफ्तारी से पहले ही जमानत मिल जाती है। अब बता देते हैं कि एंटीसिपेटरी जो बेल है वो मामला घटना घटने से पहले दी जाती है। यानी यदि किसी व्यक्ति को आशंका है, किसी से लड़ाई झगड़ा कहासुनी हुई है और उस व्यक्ति को ये आशंका है कि हमारे ऊपर ये कोई गंभीर आरोप लगा सकता है और समाज में उसकी छवि अच्छी है, तो वो सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय से एंटीसिपेटरी बेल की मांग करता है। यानी यदि उसके पर FIR हो भी जाए तो तुरंत जमानत पत्र दिखा देगा पुलिस वालों को, पुलिस अधिकारी को, और उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी और उसे बेल पर छोड़ दिया जाता है। थर्ड है अस्थायी जमानत, इंटरिम बेल। प्रावधान न्यायिक निर्णयों से विकसित है। इसका कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है, यानी किसी भी वित्त के अंतर्गत नहीं परिभाषित किया गया है। ये हाई कोर्ट और सत्र न्यायालय की इनहेरेंट पावर हैं, यानी अंतर्निहित शक्तियां हैं। सत्र न्यायालय और हाई कोर्ट यदि किसी व्यक्ति को इंटरिम बेल देना चाहें तो दे सकती हैं। कब दी जाती है? यह एक अस्थायी राहत होती है जब तक कि नियमित या अग्रिम जमानत पर फैसला नहीं होता। मान लीजिए मामला कोर्ट में चल रहा है, रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया गया है, लेकिन वहाँ अभी सुनवाई में देर है, कई सारी बातें होना बाकी हैं। तो यदि
उसको हाई कोर्ट और सत्र न्यायालय को लगता है कि आदमी सही है, उसे छोड़ देना चाहिए, तो वो अपनी पावर से उस व्यक्ति को छोड़ देता है। इसको हम कहते हैं एंटरिम बेल, जब तक के लिए निर्णय ना आ जाए। यदि बीच में कोई घटना घटती है तो वो बेल खारिज भी हो सकती है। या तो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया हो या एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया हो और मामला कोर्ट में चल रहा हो, तब एंटरिम बेल कोर्ट के द्वारा दी जाती है। एग्जाम्पल, अगर कोर्ट को फैसला लेने में समय लग रहा है तो तब तक के लिए आरोपी को कुछ शर्तों के साथ छोड़ दिया जाता है। फोर्थ है डिफ़ॉल्ट बेल का प्रावधान। डिफ़ॉल्ट बेल बहुत ही चर्चा के विषय रहता है कि डिफ़ॉल्ट बेल है क्या। तो नाम से ही रहता है कि डिफ़ॉल्ट मतलब किसी की कमी। जब कोई व्यक्ति कमी करता है तो उसकी कमियों का फ़ायदा आरोपी उठाता है। कमी कौन करता है? पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस अधिकारी, यानी इन्वेस्टिगेशन में क्या करना? देरी करना, साक्ष्य समय पर ढूंढ के न लाना। तब ये आरोपी का अधिकार हो जाता है अभियुक्त का कि उसे कोर्ट से जमानत मिले और इस आधार पर उसे कोर्ट जमानत पर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। प्रावधान सीआरपीसी की धारा 167(2) और बीएनएसएस की धारा 187(3) के अंतर्गत किया गया है। यदि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, संज्ञेय अपराध की जांच पूरी नहीं हुई है, तो पुलिस को एक निर्धारित समय में चार्जशीट दाखिल करनी होती है। अब ये चार्जशीट कितने समय में दाखिल करनी होती है? यदि कोई गंभीर अपराध है जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती आदि, जिसकी सजा 10 साल या उससे अधिक होती है, उसके लिए पुलिस को चार्जशीट बना के 90 दिनों में देना होता है। यदि 90 दिन तक पुलिस चार्जशीट बना के नहीं दे पाती है, तब वो डिफ़ॉल्ट बेल का अधिकारी हो जाता है। अन्य अपराधों में चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा 60 दिन होती है। यदि पुलिस अधिकारी 60 दिन के अंदर आरोपी के ऊपर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाते हैं, चार्ज नहीं लगा पाते हैं, कोई पुख्ता सबूत नहीं ढूंढ पाते हैं, तो आरोपी डिफ़ॉल्ट बेल का अधिकारी हो जाता है। अधिकार स्वरूप वो इस बेल की मांग कर सकता है और कोर्ट उसे छोड़ देगा। अधिकार बशर्ते वह जमानत की शर्तें पूरी करे। यदि डिफ़ॉल्ट बेल की वो मांग कर रहा है तो डिफ़ॉल्ट बेल की सारी क्या होनी चाहिए? शर्तें पूरी होनी चाहिए। जैसे बंध पत्र लिए जाते हैं, गवाह लिए जाते हैं, जिनको आम भाषा में क्या कहते हैं? गवाह। तो जो भी कंडीशन कोर्ट के द्वारा अप्लाई होती हैं, वो सारी कंडीशन यदि आरोपी पूरी कर देता है तो उसे डिफ़ॉल्ट बेल पर छोड़ा जाता है। क्योंकि जब तक आरोप नहीं तब तक किसी व्यक्ति को जेल में रखा नहीं जा सकता। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। ये जमानत आरोपी का अधिकार बन जाता है। अदालत इसे मना नहीं कर सकती। आरोपी को यह जमानत तभी मिलेगी जब वह जमानत अर्जी लगाए और बेल बॉन्ड भरने को तैयार हो जाए। यह जमानत केवल देरी के आधार पर दी जाती है, न कि अपराध की गंभीरता के आधार पर। महत्वपूर्ण केस राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब चार्जशीट नियत समय पर दाखिल नहीं होती तो डिफ़ॉल्ट जमानत मौलिक अधिकार बन जाती है। यानी यह समय पर पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करती तो डिफ़ॉल्ट बेल क्या है? मौलिक अधिकार बन जाती है। आरोपी इसको एज ए फंडामेंटल ट्रीट कर सकता है, उसकी मांग कर सकता है। अन्य प्रकार की जमानती को जान लेते हैं। जैसे जमानती अपराध में जमानत। जमानती अपराध में जमानत से मतलब है जो सीआरपीसी या बीएनएस की सूची दी हुई सेकंड, उसमें जो अपराध जमानती बनाए गए उसमें जमानत मिलनी ही मिलनी है। सीआरपीसी की धारा 436 और बीएनएस की धारा 479 इसका प्रावधान करती है। क्योंकि ये मामला क्या है? पहले से ही अवेलेबल हैं। पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और यदि वो शर्तें पूरी कर रहा है तो कोर्ट उसे जमानत पर छोड़ देती है, बाद में ट्रायल चला करता है। फिर एक गैर जमानती अपराध में जमानत। कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस हुआ है, उसमें बेल कैसे मिलती है? तो सीआरपीसी की धारा 437 और बीएनएस की धारा 480 इसका प्रावधान करती है। कब दी जाती है? जब अपराध गैर जमानती हो, जैसे हत्या, बलात्कार, तब कोर्ट अपने विवेक से जमानत दे सकती है। यानी
उस व्यक्ति की स्थिति देखकर, उसका नेचर क्या है, स्वभाव क्या है और समाज में उसकी छवि क्या है, क्या ये गवाहों को जाकर परेशान करेगा, कोर्ट की प्रक्रिया में बाधा तो नहीं बनेगा। यदि सारी चीज़ें उसमें नहीं पाई जाती हैं, वो सहयोग करता है कार्यवाही में, तो उसे गैर जमानती अपराध में भी जमानत मिल सकती है। ये अधिकार स्वरूप इसकी मांग नहीं कर सकता, ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करती है। इम्पॉर्टेंट केस गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 AIR 1632। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत कोई असामान्य अधिकार नहीं है, बल्कि ये मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे मामले में गुडी कांति नरसिम्हुलु वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1978 के मामले में कहा कि जमानत का सिद्धांत बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन लागू होता है। कहने का मतलब बेल क्या है, एक नियम है, जबकि जेल क्या है, एक अपवाद है। तो यदि मामला बेल देने योग्य हो तो उसे पहले जमानत देनी चाहिए। जेल क्या है, एक्सेप्शन के रूप में लेनी चाहिए, अपवाद के रूप में लेनी चाहिए। परंतु गंभीर अपराधों में कोर्ट को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होती है। जैसे कोई मामला बहुत ही गंभीर है, जिसमें आरोपी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं और वो उसके समाज में छवि भी अच्छी नहीं है, कई बार अपराध भी कर चुका है, तो इन मामलों में कोर्ट जमानत देने के लिए बाध्य नहीं है। वो अपने विवेक के अनुसार जमानत दे सकता है, अन्यथा आरोपी को जेल में रहना होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।